तो आज के इतिहास की वीडियो में कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार अभी हमने अगस्त सफ़र पढ़ा, क्रिप्स मिशन पढ़ा, वेबल प्लान पढ़ा, उसी तरीके से ये भी एक आपका ऑफ़र है या प्लान है कहते हैं। लेकिन ये जो ऑफ़र या प्लान होगा इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। इससे पहले के जितने भी थे सबको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो कैबिनेट मिशन क्या है? अंग्रेज़ों ने कुछ लोगों का दल भेजा है, 3 लोगों का दल भेजा है एक्चुअली, एक 3 लोगों का ग्रुप भेजा है इंडिया, और कहा है कि यहाँ पर आओ जाओ और भारत में जितने भी आपके राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनसे बात करके एक कॉमन कंसेंसस बनाओ कि भैया आपको क्या चाहिए, आपको ये चीज़ें दी जाएंगी आज़ादी के बाद। इस प्लान में ही वो अब आज़ादी की बात करने लग जाएंगे, ठीक है ना। अब वो अभी तक मिनिस्टर्स की बात कर रहे थे ना, इस समय अब वो आज़ादी की बात, पावर ट्रांसफ़र की बात करने लग जाएंगे, ठीक है। तो देखो, उससे पहले एक चीज़ देखो कि जब ये कैबिनेट मिशन आया तो उससे पहले 1 साल पहले, लगभग 1 साल भी नहीं कह सकते, कुछ समय पहले इलेक्शन हुए भारत में, आपके आम चुनाव हुए। और इन चुनावों के नतीजे हमने जानने बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि इनसे हमें पता चलेगा कि जो आपकी मुख्य राजनीतिक पार्टीज़ थी उस टाइम पे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उनकी मतलब पोजीशन में क्या चेंज हुआ। इससे पहले इलेक्शन आपके 1935 के बाद 36-37 में हुए थे ना, उसके बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं। तो इस इलेक्शन में इन पार्टीज़ में क्या क्या चेंज हुआ। इन पार्टीज़ में सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि जो मुस्लिम लीग अभी तक ये बात कह रही थी कि भैया मुस्लिमों की एकमात्र पार्टी कोई मान नहीं रहा था, लेकिन इस चुनाव में जितनी भी आपकी रिजर्व सीटें थी मुस्लिमों के लिए, वो सारी की सारी सीटों में मुस्लिम लीग ने कब्जा किया। इससे ये पता चलता है कि एक मुस्लिम जो है मुस्लिमों की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी इस इलेक्शन में। साथ ही जो आपका कांग्रेस है उसका प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा रहा। जो कांग्रेस है उसने ऐसे ऐसे इलाकों में भी अपनी सरकार या अपनी लोगों को जितवाया, ऐसे प्रांतों में भी जितवाया जहाँ जो मुस्लिम बहुल इलाके थे। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भैया ऐसा नहीं कि कांग्रेस जो है सिर्फ आपकी हिंदुओं की एकमात्र पार्टी थी, ठीक है। तो इस चुनाव के नतीजे देख लो आप। जो कांग्रेस का प्रदर्शन था उसे 91% गैर मुस्लिम मत मिले। जितने भी गैर मुस्लिम हैं, मुस्लिम वाला जितने भी आपके परसेंटेज वोट कर रहे हैं उसमें से 91% वोट कांग्रेस को मिले। केंद्रीय व्यवस्था पालिका जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होती है, जो कानून बनाती है आपके, कि 102 में से 57 सीटों में कब्जा किया। 102 में से इतना मतलब बहुमत मिल गया उसे, ठीक है। प्रांतीय चुनाव में इसे बंगाल, जो आपके प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं उसमें बंगाल, सिंध एवं पंजाब को छोड़कर, इन तीनों प्रांतों को छोड़कर लगभग सभी अन्य प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम, ठीक है, तथा असम में भी कांग्रेस को बहुमत मिला, जहां मुस्लिम लीग दावा करती रही कि पाकिस्तान के हिस्से हैं। अब देखो, मैंने कहा था ना कांग्रेस को ऐसे इलाकों में भी आपकी जीत मिली जहां पर मुस्लिम लीग कहती थी ये मुस्लिम बहुल इलाका है, इसको पाकिस्तान जो बनेगा भविष्य में उसका हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। और जो मुस्लिम है, देखो मुस्लिम लीग को इसे 86.6% मुस्लिम वोट मिले। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी पार्टी हुई ना मुस्लिमों की अभी तक की, ठीक है। केंद्रीय सेंट्रल लेजिस्लेचर में से 30 आरक्षित सीटें थी मुस्लिमों के लिए, 30 की 30 जीत गई कौन? मुस्लिम लीग। बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। प्रांतीय चुनाव में इसे बंगाल व सिंध में बहुमत मिला। जो बंगाल और सिंध का आपका प्रांत है, जैसे मैं इस स्लाइड में दिखाऊंगा आपको आगे, ये ना आपका बंगाल, ये आ गया बंगाल, ये आपका सिंध आ गया, इन दोनों में इसको बहुमत मिला। और बाकी जगह तो फिर कांग्रेस को मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो, एक नोट मैंने लिखा नहीं, इस नोट क्या लिखा देखो। जो आपके इलेक्शन होते हैं ना, 2 लेवल पे हो रहे हैं, एक तो सेंट्रल लेवल पे, एक प्रोविंशियल लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पे हो रहे हैं ना, जो आपके सॉरी जो प्रोविंशियल लेवल पे हो रहे हैं, जैसे अभी तक स्टेट ले लो, तो जो प्रोविंशियल लेवल पे हो रहे हैं उसमें सिर्फ जितनी भी पॉपुलेशन थी उसका 10% लोगों ने वोट किया था बस। समझ, कितने कम लोगों को वोटिंग अधिकार था अभी तक, कितने कम लोग अभी तक वोट कर रहे थे। अभी तो हम सारे वोट करते हैं ना, लेकिन उस टाइम पे जो प्रांतों में इलेक्शन हुए थे उसमें सिर्फ 10% लोगों ने, जितने भी मताधिकार मतलब सिर्फ 10% जनसंख्या को ही आपका मतदान देने का अधिकार था। वहीं अगर मैं सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करूँ, सेंटर के इलेक्शन की बात करूँ, सिर्फ 1% लोगों को क्या था? मत देने का अधिकार था। तो जो आपकी फ्रेंचाइजी है, जो आपका मत देने का अधिकार है, बहुत कम था इस इलेक्शन में, ठीक है। तो देखो, अब जो कैबिनेट मिशन है, मैंने बोला कि इससे पहले भी सारे मिशन आए थे, सारे फेल हुए थे। तो कैबिनेट मिशन है वो देख लो पहले क्या है। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अब देखो 1945 में आपकी इंग्लैंड में इलेक्शन हुए थे, वहाँ पर नई गवर्नमेंट चुन के आई थी और नए प्रधानमंत्री बने थे। और नए प्रधानमंत्री कौन बने? एटले, क्लेमेंट एटले। और भारतीय आज़ादी के समय तक यही रहेंगे अब, ठीक है ना। तो पूछता है कि भारत की आज़ादी के समय कौन था प्रधानमंत्री आपका इंग्लैंड का? क्लेमेंट एटले। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटले ने भारत में एक 3 सदस्यीय दल भेजने की घोषणा की। 3 लोग होंगे उस ग्रुप में, कौन कौन? एक तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस होंगे, जो ये फोटो देख रहे हैं आपने, पैट्रिक लॉरेंस की है। ये पैट्रिक लॉरेंस और ये महात्मा गांधी, इन दोनों की फ़ोटो खींची गई है जब आपका कैबिनेट मिशन भारत आया था। और यही आपकी वो मैंने इसलिए डाली है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि याद करना वगैरह वगैरह। ये मैंने इसलिए डाली फ़ोटो क्योंकि जो गांधी जी की नोट्स में फ़ोटो दिखते हैं ना, वो इसी पिक्चर से ली गई है। और जो आपकी नोटों में गांधी जी की फ़ोटो छपती है, वो इसी फ़ोटो को क्रॉप करके छापी जाती है। समझो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर कह सकते हैं एक तरीके से।
जस्ट फॉर जनरल नॉलेज बताया मैंने, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो एक तो आपके 3 सदस्य में से लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, जो भारत सचिव थे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया होता था ना, जो इंग्लैंड में बैठा रहता था, भारत सचिव वो थे। दूसरे आपके सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तीसरे AV अलेक्जेंडर थे। ये तीनों आए, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अलग अलग दलों से बात की, लेकिन कंसेंसस, एक कॉमन डिमांड नहीं बन पाई सबकी, ठीक है। इस मिशन का उद्देश्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। अब देखो इसने क्या करा, शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण, मतलब कहीं ना कहीं आज़ादी देना चाह रहे थे, लेकिन किस तरीके से। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि रातों रात इन्होंने बोरे बिस्तर मांग और चले गए, कुछ तो यहाँ पर व्यवस्था करके जाएंगे। नहीं, अगर पावर ट्रांसफर कर रहे हैं अंग्रेज, हमको पावर देके जा रहे हैं, तो कुछ तो उसकी व्यवस्था होगी, कुछ तो प्रावधान होंगे, कुछ तो उपाय होंगे। उन उपायों को सजेस्ट करना है, ठीक है, इस ग्रुप ने। उसके लिए यहाँ पर आइए इंडिया में आए थे, ठीक। अब प्रश्न यह आता है कि भैया ऐसा क्या हो गया कि हमें आज़ादी देने के लिए तैयार हो गए, अभी तक तो नहीं हो रहे थे जब वेबल प्लान आया था, ठीक है ना। तो अब देखो अंग्रेजों का तुरंत भारत से जाना क्यों अनिवार्य हो गया, मतलब किस लिए झुक पड़े, इन कारणों को हम जानने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या क्या कारण थे, मैंने यहाँ पे सारे लिख रखे। सबसे पहले बात तो राष्ट्रवाद होता है, नेशनलिज्म होता है कि एक राष्ट्र, हम राष्ट्र के लिए लड़ेंगे, अपने राष्ट्र के लिए जान देंगे वगैरह, जो नेशनलिज्म की भावना होती है, ये अब जो है ना, अब ग्रास रूट लेवल तक पहुँच चुकी थी। मतलब जहाँ जो लोग अनछुए भी थे इस नेशनलिज्म, इन आंदोलन से जो अनछुए थे, अभी तक जो आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे थे, वहाँ तक भी अब क्या है, इस नेशनलिज्म की जो लहर है वो पहुँच चुकी थी। मतलब बहुत बड़ी संख्या में अब लोग नेशनलिज्म जानने लगे थे कि हमारा नेशन होना चाहिए, हमें नेशन को आज़ादी देनी है वगैरह वगैरह। जो भावनाएं हैं ये बहुत ऐसे लोगों में भी उमड़ने लगी थी जिन तक अभी तक नेशनलिज्म की भावना नहीं पहुंची थी, पहला। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध से अब देखो हुआ क्या ना, जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1919 के आसपास, और 1939 तक जो आपके सिविल सर्वेंट होते हैं, अब देखो अभी गवर्नमेंट है ना, उनके DM वगैरह हैं, ये क्या है, ये सिविल सर्वेंट तो है, एक तरह से सरकार चलाने के लिए बहुत अभिन्न अंग होते हैं, महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अगर ये आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे तो आप सरकार नहीं चला पाओगे ना अच्छे से। तो 1939 के बाद क्या हुआ कि जो आपकी सिविल सेवाएं थी ना, उसमें भारतीय लोग अंग्रेजों से ज़्यादा हो गए, भारतीयों ने ज़्यादा निकाल दिया, मतलब सिविल सर्विस ज़्यादा निकाल के अब जो सिविल सर्वेंट्स हैं आपके सिविल सेवा में जो लोग हैं वो यूरोपियों से ज़्यादा भारतीय हो गए। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय ही आपका रूल कर रहे हैं अंदर से, है ना। ब्यूरोक्रेसी जो है आपकी वो तो आपकी भारतीय होगी ना, तो कहीं ना कहीं ये अंग्रेज़ों को थोड़ा मुश्किल हो रहा था रूल करने में, ये कह सकते हैं, ठीक है। अब बहुत लंबे लंबे विश्व युद्ध चल रहे थे, इतने सालों, 4-5 6 साल तक ये युद्ध लड़ रहे हैं, तो इससे क्या होता है, थक चुके थे पहली बात तो। दूसरी बात, जो भारत है वो आपका कंगाली के उसमें आ गया था कि अब भारत का सारा पैसा इन्होंने चूस लिया पहले ही, ठीक है ना। ये ले गए वॉर में, खर्च किया, तो भारत का कुछ ऐसा बचा नहीं था। इनका मानना था कि जो अब जिसके लिए इन पर शासन किया जाए, और ये कुछ मतलब जितने भी आपकी युद्ध हो रहे थे उनसे थक चुके थे एक तरीके से। अब ये कुछ भारत को आज़ादी देना चाहते थे, मुक्त करना चाहते थे, ठीक। अब देखो इनका एक और कंसर्न था कि भैया जब आपके वो चल रहे थे ना, मतलब इनकी एक समस्या थी कि जैसे कांग्रेस कोई आंदोलन चला रही है, अगर ये आंदोलन को क्रूरतापूर्वक दबाते, मैंने बोला था जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन चला लगभग लगभग 10,000 लोग मारे गए थे, ठीक है, तो मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं अगर क्रूरता दिखाते थे, तो जो अभी तक भारतीय लोगों के माइंड में ये था कि भैया अंग्रेज अच्छे हैं, हम अच्छे से राज कर रहे हैं, उनको अंग्रेज़ों का क्रूर चेहरा दिख जाता था, ब्रूटल एक फेस दिख जाता था। अगर ये आंदोलन को दबाते नहीं थे, आंदोलन चलने देते थे, उसको उग्र होने देते थे, या उसको आगे बढ़ने देना थे, बढ़ते रहना देना चाहते थे, या मतलब कुछ नहीं करते थे, उनको दबाते नहीं थे, उनका दमन नहीं करते थे, तो इनकी जो साख है, एक तरीके से जो इमेज है वो ख़राब होती थी कि भैया आपके देश में जो है लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, आप उसको रोक नहीं पा रहे। तो दोनों तरीके से एक तरीके से कांग्रेस जो आपकी अंग्रेज सरकार है वो घिर चुकी थी। ये जो मैंने फ़ोटो दिखाई आपको, ठीक है। इसके बाद क्रिप्स मिशन जो आया था 1945 में फेल हो गया था, सॉरी क्रिप्स मिशन कह रहा हूँ, 1942 में आया था, उसके बाद वेवल आया था, ये सारे प्लान फेल हो गए। तो उनके बाद इन्होंने इतना कुछ ऑफर कर दिया था कि इसके बाद कुछ ऑफर करने को बचा ही था, एक ही चीज़ बची थी, इंडिपेंडेंस, भैया आज़ादी दे दो बस। तो वही इन्होंने सोचा, कुछ और बचा ही नहीं ना, आप क्या करोगे, वही तो दोगे। अब जब मैंने बताया आज़ाद हिंद फौज, जो आपकी इंडियन नेशनल आर्मी थी, उसके जितने भी आपके युद्धबंदी थे, जो आपके प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उनको इंडिया लाएगा, उन पर ट्रायल किए गए, मैंने बोला था उनको कोर्ट में ले जाएगा, उन पर आपके केस वेस किए गए। तो इस बात को लेकर पूरे भारत भर में जो आपके बड़े बड़े आंदोलन हुए, बहुत बड़ा समर्थन मिला। तो अंग्रेज इस बात से डर गए कि अगर ऐसी स्थिति में गांधी जी ने या कांग्रेस ने, किसी भी पार्टी ने अगर एक देशव्यापी आंदोलन फिर से छेड़ दिया, भारत छोड़ो जैसा, तब तो इनको बहुत समर्थन मिल जाएगा और हमको ऐसे बुरी तरीके से भगा देंगे, मतलब बुरा, हमें इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये उचित रहेगा कि इनको हम चुपचाप से आपका सत्ता हस्तांतरण ही कर दें, ठीक है।
अब देखो ये तो कारण थे भाई, क्यों किया आखिर। अब आती है बात को, जो आपका कैबिनेट मिशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आखिर ये मिशन जो ये लोग थे ये आए, इन्होंने क्या क्या यहाँ पे किया। ये तीनों लोग इंडिया में आए, ठीक है। इनका मेन उद्देश्य था अंतरिम सरकार बनाना, इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और उसने विभिन्न दलों के नेताओं से विभिन्न मुद्दों पर बात की, ठीक है। जो आपकी मुस्लिम लीग होगी, कांग्रेस होगी, बड़े बड़े जो दल हैं, सबसे बात की। और किस मुद्दे पर बात की कि अंतरिम गवर्नमेंट बनानी है हमने। आप संविधान जब तक बना के कंप्लीट करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे, तब तक एक गवर्नमेंट तो होनी चाहिए ना। हम चले जाएंगे तो कैसे लेगा। तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, वो कैसी बननी चाहिए, आपके क्या क्या विचार हैं, वो जानने के लिए उसने सर्वदलीय बैठक बुलाई, मतलब सब दलों से बात की, ठीक है। और भारत को स्वतंत्रता देने एवं नए संविधान के निर्माण हेतु आवश्यक सिद्धांत एवं उपाय, कि मतलब आपको स्वतंत्रता देना चाहते हैं हम, किस प्रकार दी जाए, मतलब क्या व्यवस्था करके दी जाए, विभाजन किया जाए नहीं किया जाए, किया जाए तो क्यों, नहीं किया जाए तो क्यों, ये सारे विचार विमर्श करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई इन्होंने, ठीक है। और सबसे बात की। अब मुद्दा ये था कि कांग्रेस चाह रही थी कि भैया एकता रहे, पाकिस्तान ना बने, भारत एक रहे। अब जिन्ना जी कह रहे थे भैया विभाजन करो, हमें तो पाकिस्तान चाहिए। तो दोनों में सहमति जब नहीं बनी, जो आपके देश के सबसे बड़े दल हैं उनमें सहमति नहीं बनी, तो इन्होंने खुद से सजेशन दे दिए। इन्होंने कहा बेटा आप तो मानने नहीं वाले, आप तो कुछ देंगे नहीं अपनी तरफ सजेशन, आप तो रट लगा के बैठे हैं। एक कह रहा है भैया विभाजन नहीं होना चाहिए, एक कह रहा है होना चाहिए। तो आप दोनों की अब सहमति तो बन नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, खुद से ही आपका कुछ प्रपोजल्स, कुछ नियम बना देंगे, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आप खुद इन्होंने सजेस्ट कर दिया वो चीज़ें कैबिनेट मिशन में, ठीक है। अब जो कैबिनेट मिशन है उसके मुख्य बिंदु हम देख लेते हैं, ठीक है। मुख्य बिंदु उन्होंने क्या क्या सजेस्ट किए, ठीक। सबसे पहली बात तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया पाकिस्तान का गठन। उन्होंने कहा ना भैया कोई पाकिस्तान नाम की चीज़ बनेगी नहीं कैबिनेट मिशन में, ठीक है। बहुत बढ़िया। उन्होंने जो जितने भी प्रांत हैं ना आपके, देखो जी मैंने इस मैप पर दिखा रखा है, जितने भी प्रांत हैं आपके, जो मैंने ये रेड वाले दिखा रखे हैं, येलो, ये प्रांत हैं आपके, जैसे अभी के स्टेट ले लो, जितने भी प्रांत हैं उनको 3 ग्रुप्स में बांटा इन्होंने। जितने भी प्रांत हैं उनको 3 ग्रुप्स में बांटा। आप बांटा के भी बताऊंगा किसने, कैबिनेट मिशन ने। उनका जितने भी आपके प्रांत हैं भी, इनको 3 ग्रुप में बांट दिया जाए। पहला समूह ग या सेक्शन ए में आएंगे आपके मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। ये हिंदू बहुल इलाके हैं या हिंदू बहुल प्रांत हैं आपके, जितने भी ये मध्य प्रांत में, जैसे इसमें दिखा रखा ना आपका, ये मध्य प्रांत हो गया, बिहार हो गया, सेंट्रल प्रोविंस हो गया, ये सारा जो लाल वाला दिख रहा है ये आपका ग्रुप ए में आ गया, ठीक है ना। इसको ग्रुप ए बोला गया। उसके बाद समूह ख, ग्रुप बी, सेक्शन बी, सेक्शन में पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत एवं सिंध, ये मुस्लिम बहुल बहुसंख्यक। ये जो लास्ट के 2 समूह है ये मुस्लिम मतलब बहुल है, इसमें मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, बंगाल और असम। ये जो आपका हरा वाला दिख रहा है ये हो गया आपको ग्रुप ए लाल वाला, ग्रुप बी, ग्रुप सी। 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 3 प्रांत रखे ना, सिंध हो गया आपका, बलूचिस्तान और पंजाब, ठीक है। और यहाँ पर हो गया बंगाल और असम, ये ग्रुप बी हो गया, ये ग्रुप ए, ये जो बीच वाला है। और जो पीले वाले दिख रहे हैं क्या है, ये प्रिंसली स्टेट है, ये राजे रजवाड़े बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा ग्रुपिंग कर दी है। अब ये ग्रुपिंग क्यों की गई, अब इन्होंने कहा हमने तो ग्रुप बना दिया, लेकिन 5 साल बाद ये ग्रुप चेंज हो सकते हैं। कैसे, अगर माना कि इस ग्रुप का जो हरा वाला ये पंजाब है ये नहीं रहना चाह रहा है, इस ग्रुप में आना चाह रहा है, तो आ सकता है 5 साल बाद। यहाँ का बंगाल नहीं रहना चाह रहा है इस ग्रुप के साथ, तो इसके साथ आ सकता है। और यहाँ का मध्य प्रदेश नहीं रहना चाहता तो कहीं और जा सकता है। मतलब 5 साल बाद सफल हो सकता है इसमें ये ग्रुप। अभी तो हमने बना रखा है, लेकिन 5 साल बाद इसमें सफल हो सकता है, ठीक है। अब देखो जो ग्रुपिंग हुई है ना पूरी, ठीक है, ये पूरी ग्रुपिंग हुई है, इसका उद्देश्य क्या था। इसमें इन्होंने कहा कि भैया जो आपका संविधान सभा बनेगी ना, इसमें सारे प्रांतों से तो लोग चुनकर आएंगे ही आएंगे। उसके बाद जो आपका संविधान बनाने की जब नौबत आएगी, तो ये सारे प्रांत पहले तो अपना अपना, ये ग्रुप एक है, पहले ग्रुप अपना संविधान बनाएगा, ये सारे एक साथ बैठेंगे, दोनों अपना संविधान बनाएंगे। और जो बीच वाले एक साथ बैठेंगे और अपना संविधान बनाएंगे। पहले इंडिविजुअली सारे ग्रुप अपना अपना संविधान बनाएंगे, उसके बाद ये तीनों ग्रुप, हरा लाल, ये तीनों एक साथ बैठकर पूरा सेंटर का संविधान बनाएंगे। समझो क्या क्यों क्या इन्होंने इसलिए किया है, ठीक। देखो कार्यपालिका जो लेजिस्लेचर होती है एवं व्यवस्था पालिका जो आपकी एग्जीक्यूटिव होती है, 3 स्तरीय बनाएगी। सबसे ऊपर केंद्र होगा, उससे नीचे समूह होगा, उससे नीचे प्रांत होंगे, फिर समूह होंगे, ठीक है। सेंटर, उसके अंदर ये 1 2 3 हो गए ग्रुप, उसके अंदर फिर छोटे छोटे प्रांत 1 2 3 4 5 6, ऐसे 3 स्तरीय बनाएगी, ठीक है। अब जो संविधान सभा बनेगी, अब संविधान अगर हम बनाने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए, कोई सभा तो बननी चाहिए, कोई लोगों ग्रुप तो बनना चाहिए, तो संविधान बनाएगा। तो उन्होंने उसके लिए प्रावधान दिया। उन्होंने कहा संविधान सभा के निर्वाचन प्रांतीय, जो संविधान सभा में लोग आएंगे ना, वो कहाँ से चुनकर आएंगे, जो आपकी प्रांतीय विधानसभाएं हैं, जो आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैं, वहाँ से चुनकर आएंगे वो लोग। और टोटल कितनी संख्या रहेगी, 389। इसमें से 296 लगा लो टोटल, जो ब्रिटिश प्रोविंस है आपके, ये जो ब्रिटिश प्रोविंस है ना आपके, जहाँ पर ब्रिटिश का राजा, वहाँ से चुनकर आएंगे। बाकी के 93 जो देसी रियासत हैं, जो आपके राजा रजवाड़े हैं, वो आपका अपॉइंट करेंगे, मतलब नॉमिनेट करेंगे, ठीक।
ठीक है। इनिशियली जो राजे रजवाड़े उन्होंने कहा था कि भैया ना 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 हमें इस संविधान सभा का हिस्सा बनना ही नहीं है, हम तो आज़ाद रहेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन धीरे धीरे वो लोगों ने भी इसमें आपका इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और इसमें अपने लोग प्रतिनिधि भेजे संविधान सभा में। ठीक है। सभी समूह प्रांत का संविधान बनाने हेतु पृथक पृथक बैठकर विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद तीनों समूह के सदस्य एक साथ बैठकर संघ की आपका जो संघ का संविधान बनाने का निर्णय करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया जितने भी ग्रुप हैं आपके, पहले तो वो अलग अलग बैठेंगे अपना अपना संविधान बनाने के लिए, फिर उसके बाद वो तीनों ग्रुप जो है एक साथ बैठकर संघ जो सेंटर है उसका संविधान बनाएंगे। ठीक है। ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ बनाया जाएगा। जितने भी आपके छोटे छोटे प्रांत हैं इनको मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा, एक ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है। एकीकृत संघ, अब देखो इन्होंने ये व्यवस्था की थी ना, जो आपका सेंटर होगा ना, सेंटर मतलब जो सेंटर है उसके पास क्या क्या अध्यक्ष रहेंगे आपके, रक्षा का रहेगा मतलब डिफेंस का रहेगा, संचार का रहेगा, कम्युनिकेशन का रहेगा और विदेशी मामले फॉरेन अफेयर्स रहेंगे। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उन पर कानून बनाने का, उन पर अधिकार किसका रहेगा, प्रांतों का। मतलब प्रांतों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी गई थी। जो आपका सेंटर है उसका सिर्फ 3 चीज़ें हैं, ये संघ, ये जो मैंने लिख रही है। उसके बाद जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी विषय हैं, सब पर कानून कौन बनाएगा, आपका प्रांत बनाएगा। तो इस मिशन के अनुसार जो है जो प्रांत था, जो प्रोविंस था, वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग, उसको बहुत सारी शक्तियाँ दी गई थी और केंद्र को एक कमज़ोर, मतलब एक तरीके से कमज़ोर केंद्र इन्होंने ऑफर किया था। ठीक है। और इन्होंने कहा था कि जितनी भी आपकी देसी रियासतें हैं, कितनी है, 552 जो देसी रियासतें हैं आपकी, 552, इन देसी रियासतों को हम अंग्रेज़ों से आज़ाद करते हैं। और ये आज़ाद हैं कि ये आपका इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, कि आपका क्या करना चाहते हैं, भारत सरकार जो आपका संविधान बना रही है उनसे बातचीत करके उनके साथ सम्मिलित होना चाहती हैं, इनकी मर्जी रहेगी फिर। ठीक है ना। तो ये आपका था आज का वीडियो, कैबिनेट मिशन, इसमें मैंने पूरी बात की। अब जो कैबिनेट मिशन आया इसमें लोगों ने क्या क्या रिएक्ट किया, कांग्रेस ने क्या रिएक्ट किया, मुस्लिम लीग ने क्या रिएक्ट किया, इसको कब माना, संविधान आपका इंतरिम गवर्नमेंट जो आपकी प्रोविंशियल अस्थायी सरकार है, नॉन परमानेंट सरकार है, वो क्या कब बनी, उसमें कौन कौन सदस्य बने, मुस्लिम लीग ने क्यों छोड़ दिया बाद में इंतरिम सरकार वगैरह वगैरह, सारी बातें हम अगली वीडियो में करेंगे।